नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है डॉट नेट प्रोग्रामिंग विद बीबी डॉट नेट एंड एएसपी डॉट नेट। इसमें टोटल मिलेगी आपको 5 यूनिट और 5 यूनिट में से हम जो है लगभग 5-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे हर एक यूनिट के। तो आपके मेन एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये वीडियो जो है ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट में क्या देखने को मिल जाता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड बीबी डॉट नेट का बेसिक्स मिल जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉट नेट होता क्या है। डॉट नेट एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे वर्क करती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाती है। अब देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस अगर सारे टूल्स या सारी जो क्लासेस है या सारे फंक्शंस अपने साथ लेकर आए क्या एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो बहुत मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे डॉट नेट क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी फंक्शन है वो यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, जितनी भी क्लासेस है लाइब्रेरीज है सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। सिर्फ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बस जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकर आएगी और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का यहाँ पे काम करती है। तो डॉट नेट एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आकर वर्क करती है और जो डेवलपर है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बीबी डॉट नेट यानी कि विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, जे शार्प है, कुछ अदर लैंग्वेज भी है। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 70 के ऊपर यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। पहले 47 मिलती थी, इसके अलावा अभी जो है बढ़ते जा रही है धीरे धीरे करके। तो डॉट नेट के अंतर्गत लैंग्वेज सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो डॉट नेट एक प्रकार से आप देख सकते हैं एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न लैंग्वेज और जो भी लैंग्वेज यहाँ पे काम करती है उनके लिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक टूल्स होता है जो डॉट नेट के अंतर्गत होता है जो काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो इसके अंदर समय समय पर जो क्लासेस होती है, फंक्शंस होती है, उनकी एक लाइब्रेरी होती है जिसे बीसीएल बेस क्लास लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी इसे बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब भी ज़रूरत पड़ती क्लासेस की तो इसी लाइब्रेरी से क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एक होता है आपका CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जब भी डॉट नेट के अंतर्गत कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पर कोड लिखा जाता है सोर्स कोड, तो उसे कंपाइलर कंपाइलर मतलब एक है ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, कंपाइलर के माध्यम से यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा और ट्रांसलेट करने के बाद वो बन जाएगा एक MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज या CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोलते हैं। जब ये रन हो रहा होता है तो उसको एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सुरक्षित इन्वायरमेंट या सेफ इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है, CLR करता है। तो CLR को हम बोल सकते हैं एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, प्रोग्राम को रन होने में यहाँ पे सहायता करता है। CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जितनी भी लैंग्वेज में यहाँ काम किया जा रहा है उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम है वो प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार से हम डॉट नेट के बारे में समझ सकते हैं। इसकी कुछ विशेषता है जो आपको देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले देखें तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसकी विशेषता है जिसके अंतर्गत हमने देखे कोर एग्जीक्यूशन इंजन है। एग्जीक्यूट करते समय ये मुख्य प्लेटफॉर्म होता है। सभी लैंग्वेजेस के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पर रन होते हैं। इसकी मुख्य जो फंक्शन या फंक्शनैलिटी होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ऑटोमेटिक एलोकेशन इन डी एलोकेशन यानी कि मेमोरी को ऑटोमेट एलोकेट कर देगा और डी एलोकेट कर देगा। गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मिल जाता है। थ्रेड मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसका छोटा सा लाइट वेट जो हिस्सा होता है वो थ्रेड कहलाता है। तो इस सारे जो फंक्शंस है वो कौन पूरा करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम करता है। तो सिंपल अगर देखें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने पर मेमोरी और एरर खुद CLR हैंडल करता है, डेवलपर को मैनुअली मैनेज नहीं करना पड़ता है। दूसरी जो विशेषता है इसके अंतर्गत बेस क्लास लाइब्रेरी है जिसके बारे में हमने अभी भी देखे हैं। तो यहाँ पे प्री बिल्ट क्लासेस होती है, एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शन और क्लासेस उपलब्ध होती है। हज़ारों रेडीमेड यहाँ पे क्लासेस होती है जिनका यूज़ करके जो डेवलपर है आसानी से और तेज़ी से यहाँ पे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। BCL में जो अवेलेबल फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, डेटा टाइप आप देख सकते हैं। डेटा टाइप यहाँ पे मिल जाते हैं, कलेक्शंस मिल जाता है जिसके अंतर्गत लिस्ट है, एरे लिस्ट है, हैश टेबल है, नेटवर्किंग मिल जाती है और उसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है और साथ ही ग्राफिक्स ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी फीचर्स जो बेस क्लास लाइब्रेरी है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो जो क्लासेस है आप देख सकते हैं system.io.file इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके। जो आपका हेडर है कोड विंडो में उस प्रकार से रीड राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो फीचर है लैंग्वेज इंटर ऑपरेटिविटी, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया 70 के ऊपर यहाँ पे लैंग्वेज है, जिसके अंतर्गत सी शार्प है, BB.NET है, विजुअल बेसिक, एफ शार्प है। तो एक लैंग्वेज में बनाई गई क्लासेस को या कोड को दूसरी अदर लैंग्वेज में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। क्यों? ये पॉसिबल है MSIL से, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज से। ये एक प्रकार से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। तो सी शार्प में बनाई गई क्लास को BB.NET में डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। मैनेज्ड कोड यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब CLR यहाँ पे होता है तो CLR सिंपल है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करता है, गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी चेक करता है। नेक्स्ट जो फीचर है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, यानी गार्बेज कलेक्शन आप देख सकते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन जिसे हम GC बोल देते हैं, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव कर देता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में या काम नहीं कर रहा है उसको मेमोरी से निकाल देगा, यही गार्बेज कलेक्शन कहलाता है। मेमोरी लीक का रिस्क कम हो जाता है। डेवलपर को पॉइंटर बेस्ड मेमोरी हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती। पॉइंटर मतलब एड्रेस बेस्ड हम बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो यूनिफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल यहाँ पे मिल जाता है। यूनिफाइड का मतलब हो जाता है आप .NET के अंतर्गत वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, मोबाइल भी बना सकते हैं। यानी कि सभी प्रकार के जो डिवाइसेस है उनके लिए एप्लीकेशन आप जो है .NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेवलप कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ फॉर्म मिल जाता है, वेब फॉर्म ASP.NET के अंतर्गत, कंसोल एप्लीकेशन मिल जाता है जो पुराने डॉस बेस्ड एप्लीकेशन हुआ करते थे। ठीक है, WPF मिल जाता है, वेब API मिल जाता है। सारे एप्लीकेशन यहाँ पे यूनिफाइड रूप से मिल जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मॉडल यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि अगर देखें तो कोड एक्सेस सिक्योरिटी, साथ ही रोल बेस्ड सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है या जो बिना परमिशन के जो यूज़र होता है उसको रोकता है, एप्लीकेशन को सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी मॉडल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है .NET कोर और .NET 5 जो प्लस है उसके ऊपर। तो सिंपल यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको विंडोज़, लाइनेक्स और जो मैक है इनमें आपको एक प्रकार से एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ का एप्लीकेशन यहाँ भी चलाया जा सकता है, मैक में भी, या इस किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे जो है डेवलप कर सकते हैं। वर्जनिंग एंड साइड बाई साइड एग्जीक्यूशन, वर्जन मतलब हो जाता है मल्टीपल वर्जन। सिंपल अगर देखें तो .NET फ्रेमवर्क की जो है मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल किया जा सकता है। अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग वर्जन में चल सकते हैं। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पर इफेक्ट नहीं डालती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो एक एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क 4.0 में चल रहा है तो दूसरा आपका 4.8 पर, दोनों बिना कॉन्फ्लिक्ट के चल सकते हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब जो पूरा हमने डेवलपमेंट किया उसको एक EXE यानी कि उसको इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस में यहाँ पे कन्वर्ट करना, और साथ ही इजी मेंटेनेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही डेटाबेस कनेक्टिविटी ADO.NET के लिए यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसके अंतर्गत जो फ्रंट एंड हमने बनाया, फ्रंट एंड का मतलब आप समझ जाओ जैसे हमने कोई फॉर्म बनाया, उदाहरण के लिए हमने ये GUI फॉर्म बनाया और GUI फॉर्म को हम कनेक्ट करना चाहते हैं किससे, डेटाबेस से। तो हम डेटाबेस से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो कौन करता है, ADO.NET करता है। तो ADO.NET यहाँ पे फैसिलिटी होती है जिसके अंतर्गत SQL सर्वर है, ओरेकल है, MySQL है, OLEDB है, ODBC है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है CLR और CTS में अंतर बताइए। तो CLR मैंने बताया, CLR मतलब एक मेन एग्जीक्यूशन इंजन है जो मुख्य रूप से जितनी भी लैंग्वेज में यहाँ पे कोड लिखा गया है उसको कंपाइलर के माध्यम से जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कोड रन होता है। तो रन होते समय उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। वही प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और यहाँ GIT के माध्यम से नेटिव कोड जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर समझ पाता है वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर के माध्यम से जो MSIL है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, फिर GIT के माध्यम से उसे नेटिव कोड में बदला जाएगा। तो इन सब प्रोसेस को निगरानी कौन करता है, CLR करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और है CTS। जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करेंगे तो वहाँ डेटा टाइप भी अलग अलग होंगे। जैसे BB.NET में इंटीजर होता है नाम से और यहाँ पे इंट होता है, तो अलग अलग नाम से है परंतु काम तो एक ही कर रहा है। तो उन सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन सा सिस्टम, CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। .NET में सभी लैंग्वेजेस के कॉमन डेटा टाइप रूल यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। इंश्योर करता है कि सभी .NET लैंग्वेज एक जैसे डेटा टाइप का यूज़ करे। ठीक है, तो ये चीज़ें मिल जाती है CTS में। दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे CLR की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CTS की बात करें तो कॉमन टाइप सिस्टम। CLR आपका एग्जीक्यूशन इंजन है और ये जो है डेटा टाइप के लिए सिस्टम रूल सेट करता है, प्रोग्राम को रन करता है CLR। और जो आपका CTS है वो सभी लैंग्वेजेस के लिए एक समान डेटा टाइप रूल यहाँ पे डिफाइन कर देता है। से जो CLR है वो IL को GIT कंपाइलर से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और सभी लैंग्वेजेस को कॉमन डेटा टाइप फॉलो करने के लिए मजबूर करता है CTS।
CLR के अंतर्गत मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये प्रोवाइड की जाती है। और जो आपका CTS है वो टाइप कन्वर्जन, लैंग्वेज इंटर ऑपरेटिबिलिटी इंश्योर करता है। CLR सिक्योरिटी, थ्रेड मैनेजमेंट जैसे रन टाइम सर्विसेज देता है। और CTS आपका जो है BB.NET, C#, F# सभी लैंग्वेजेस के लिए कंपेटेबल हो सकता है, ऐसा बनाता है। CLR रन टाइम पर काम करता है, CTS कंपाइल टाइम पर रूल पर फोकस करता है। CLR यह एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है और CTS यह स्पेसिफिकेशन है, टाइप डेफिनेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। CLR प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, CTS टाइप रूल डिफाइन करता है। CLR डॉटनेट के कोर फंक्शनैलिटी का हिस्सा है और जो CTS है वो डॉटनेट के मेटा डेटा और लैंग्वेज इंटर ऑपरेटिबिलिटी का हिस्सा है। तो ये आपको कुछ मुख्य अंतर देखने को मिल जाएंगे CLR और CTS में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन मिल जाता है MSIL और क्लास लाइब्रेरीज। MSIL मतलब क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और क्लास लाइब्रेरी तो होती है सपोर्टिंग चीज़ें, यानी कि समय समय पर जब भी कोई फंक्शन क्लासेस की ज़रूरत पड़े तो इस लाइब्रेरी से जो डॉटनेट है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी यूज़ हो, जैसे BB.NET हो सकती है, C# हो सकती है, F# हो सकती है। तो इसमें लिखा गया कोड एक मीडिएटर कोड में, मान लीजिए देखिए आपके पास में इनमें लिखा गया कोड एक कंपाइलर के माध्यम से जब कन्वर्ट किया जाएगा तो वो कॉमन लैंग्वेज इंटरमीडिएट या कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। और यहीं पे CLR क्या करता है, जो कोड है बाइट कोड, उसी को, ये जावा में बाइट कोड कहलाता है पर यहाँ पे MSIL कहलाता है। तो इसी कोड को नेटिव कोड में कौन बदलता है, JIT बदलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज हम बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है जो कंपाइलर के माध्यम से कन्वर्ट होने के बाद आता है। किसी भी लैंग्वेज में ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए चल सकता है। इसके बाद MSIL के जो महत्व है वो हम देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी, यानी कि हर एक जो भी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में जो कोड है वो सेम रूप से कन्वर्ट होता है MSIL। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे CPU इंडिपेंडेंट होता है, इस कारण कोड अलग अलग मशीन पर भी रन हो सकता है। साथ ही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जो JIT है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो कंपाइलेशन यहाँ देखने को मिल जाता है CLR का। JIT कंपाइलर MSIL को रन टाइम पर बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड में बदल देता है। सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन मिल जाता है, यहाँ पे कोड सेफ हो और इलीगल मेमोरी एक्सेस ना हो। ईजी डिप्लॉयमेंट, .exe, .dll, यहाँ जो मेटा डेटा असेंबलीज है उसको लाइट वेट और ईजिली डिप्लॉय कर सकता है। हार्डवेयर का एब्स्ट्रैक्शन यहाँ मिल जाता है। MSIL हार्डवेयर डिफरेंस को छुपा देता है और जिससे आपका कोड हर PC पर स्मूथली रन हो जाता है। फिर आती है क्लास लाइब्रेरी। तो प्री डिफाइन जो रीयूजेबल बार बार यूज़ किए जाने वाली जो क्लासेस है जो जहां रखी रहती है कलेक्शन के फॉर्म में, उसे बोल देते हैं क्लास लाइब्रेरी। और इस क्लास लाइब्रेरी को हम BCL भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी। जैसे इनको यूज़ करने के लिए सिस्टम के साथ में यहाँ पे लिया जाता है, जैसे डाटाबेस है system.data.sql क्लाइंट या OLEDB, system.web से रिलेटेड फैसिलिटी, विंडोज़ से रिलेटेड system.windows.form, ड्राइंग से रिलेटेड system.drawing, और XML का यूज़ करना system.xml। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, देखिए आपको कलेक्शंस है, इनपुट आउटपुट, कॉन्फ़िगरेशन, नेट है, डायग्नोस्टिक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन है, ग्लोबलाइजेशन है, रिसोर्सेस है, सिक्योरिटी, रन टाइम, और बहुत सारी फैसिलिटी या बहुत सारी क्लासेस का कलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है BCL में, बेस क्लास लाइब्रेरी, या इसी को हम जो है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, FCL। तो इसमें आप देखोगे, देखिए ये सारी फैसिलिटी हमने देखे हैं। इसके अलावा इसका महत्व देखें तो रीयूजिबिलिटी, यानी कि बार बार एक बार बनाए बार बार इसका यूज़ किया जा सकता है। तो डॉटनेट में जो डेवलपर है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक बार क्लासेस बना दी गई, बार बार इसका यूज़ किया जा सकता है डेवलपर के द्वारा। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मिल जाता है, फंक्शन खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई जो क्लासेस होती है वो एक यूनिफॉर्म बिहेवियर रहती है, यानी कि स्टैंडर्ड मोड में रहती है। रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता रहती है, और ये पहले से बनाई गई और टेस्ट की हुई रहती है। रिच फंक्शनैलिटी, यानी कि फाइल नेटवर्किंग, डेटाबेस, ग्राफिक्स, वेब, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी सपोर्ट मिल जाता है, एक ही क्लास को हर एक लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है। मेंटेनेबिलिटी, मतलब कोड साफ, स्ट्रक्चर्ड और मेंटेन करने में आसान होता है। तो ये हो जाता है हमारा MSIL और क्लास लाइब्रेरी। अब बात कर लेते हैं किसकी, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है।
इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में यानी VB.NET के अंतर्गत, तो हम उसे क्लिक करके काम कराते हैं। मान लीजिए हम नॉर्मली बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का इवेंट है, या फिर हम जो है उसके ऊपर माउस लाकर यहाँ पे काम करवा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का इवेंट है। तो सिंपल अगर बोले तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें प्रोग्राम का फ्लो इवेंट पर डिपेंड होता है। क्लिक करेंगे तो काम होगा, माउस को मूव करेंगे तो काम होगा, की प्रेस करेंगे तो काम होगा। तो यूज़र के एक्शंस को ही हम क्या बोल देते हैं, इवेंट। जैसे बटन पर क्लिक कर रहा है तो इवेंट, माउस मूव कर रहा है तो इवेंट, की को प्रेस कर रहा है, फॉर्म लोड हो रहा है, मीनू को सेलेक्ट कर रहा है, ये सब क्या है, इवेंट। और इसी पर आधारित प्रोग्रामिंग को बोल देते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम सिंपल देखें तो प्रोग्राम इन इवेंट को लिसन करता है यानी कि सुनता है, और जैसे ही इवेंट होता है उससे जुड़े फंक्शन को इवेंट हैंडलर को रन कर देता है। तो इवेंट हैंडलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो इवेंट हैंडलर के अंतर्गत ये देखने को मिल जाती है। इवेंट हैंडलर क्या होता है, तो ये इवेंट हैंडलर जो है एक फंक्शन सब रूटीन्स होता है। सब रूटीन मतलब जैसे बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन एक सब रूटीन है। जैसे मान लीजिए सेव नाम की एक बटन बना है, उसको डबल क्लिक करें तो हमने क्या लिख दिया, मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो ये क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है या सब रूटीन हम बोल सकते हैं। फंक्शन होता है तो फंक्शन नाम से डिफाइन होता है, पर बटन के नाम से डिफाइन है इसलिए क्या हो गई, ये सब रूटीन हो गई। तो जब भी हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक, बटन पर क्लिक करोगे तो क्या रन होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की मुख्य विशेषता देखें तो यूज़र फ्रेंडली होता है, साथ ही असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, ठीक है, डिफरेंट टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। इवेंट लूप मैकेनिज्म, प्रोग्राम कंटिन्यूसली इवेंट को मॉनिटर करता है। साथ ही मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, हर इवेंट के लिए अलग फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन के लिए काफ़ी बेस्ट है, जैसे विंडोज़ फॉर्म है, वेब फॉर्म है, मोबाइल ऐप है, गेमिंग है, इन सभी के लिए काफ़ी बेस्ट है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहाँ उपयोग किया जाता है, भाई सिंपल सी बात है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के समय उपयोग किया जाता है। जैसे ASP.NET, विंडोज़ है, एंड्रॉयड ऐप, iOS है। मल्टीमीडिया गेम्स के समय इवेंट उपयोग किया जाता है। इसके बाद वेब एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, रियल टाइम सिस्टम है। सिंपल एग्जांपल के तौर पर देखें तो लॉगिन फॉर्म हमने बनाया है, लॉगिन में हम लॉगिन बटन दबाते हैं तो इवेंट जनरेट होता है। जैसे बटन लॉगिन डॉट क्लिक करके हमने इवेंट, और तो इवेंट हैंडलर उसको रन करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, विजुअल स्टूडियो आईडी में टूल बॉक्स और प्रॉपर्टी विंडो का उपयोग क्या है। पहले तो बात करते हैं आईडी होती क्या है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जब भी आप विजुअल स्टूडियो खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से एनवायरनमेंट नज़र आएगा। तो मैं आपको एक जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक पहला आपको देखने को मिलेगा मीनू बार, दूसरा मिलेगा आपको टूल बार, और तीसरा मिलेगा आपको टूल बॉक्स। उसके बाद मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर, उसके बाद मिलेगा आपको डिज़ाइन विंडो यानी कि फॉर्म डिज़ाइनर। फिर देखिए आपको मिलेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उसके बाद मिलेगा प्रॉपर्टी विंडो, और बहुत सारी चीज़ें। इसको डबल क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमको मिलेगा कोड विंडो। क्या मिलेगा, कोड विंडो। तो ये सब क्या है, ये सब इसके एलिमेंट्स है। जैसे हमको टूल बॉक्स के बारे में पूछा, प्रॉपर्टी बटन के मतलब प्रॉपर्टी विंडो के बारे में पूछा, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं एक ही इन्वायरमेंट के अंतर्गत हमको सारी चीज़ें मिल जा रही है, जिससे कि हम एक अच्छा सा एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। तो जब भी किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक ही इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें मिल जाती है तो उसी इन्वायरमेंट को बोल देते हैं IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, IDE से बोला जाता है। हर चीज़ की आईडी होती है। जैसे मान लीजिए आप सी है, सी की आईडी देख सकते हैं, C++ है। उसके अलावा आप C# ओपन करोगे, VB.NET करोगे यूज़, ASP.NET करोगे, या जो भी करोगे तो उन सभी के लिए क्या मिलेगी आपको, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सीधे हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करें तो हमारा जो है पहले से एक प्रोजेक्ट बना है उसके अंतर्गत समझते हैं, या फिर हम जो है नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। चलिए अभी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे गए, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद देखिए आपको जो है यहाँ कुछ रिसेंट टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। जैसे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत विजुअल बेसिक का उपयोग करके ये बनाया गया है, या फिर C# का उपयोग करके आप ASP.NET बना सकते हो, या विजुअल बेसिक का उपयोग करके आप जो है ASP.NET एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसा भी आपको लगता है उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम जो है इस पर क्लिक करते हैं। अगर नहीं करना तो सीधे यहाँ जाओ विजुअल बेसिक, यहाँ देखिए विजुअल बेसिक सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको विंडोज़ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, तो देखिए आपको नज़र आएगा क्या, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। इसको आपको क्लिक करना है और क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको नाम देना है।
नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी देना है, ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन का। उसके बाद उसको आप सेव कहाँ करना चाह रहा है, तो सेव कहाँ करना चाह रहा है भाई, सिंपल सी बात है, देखिए आप यूज़र के अंतर्गत सोर्स है और यहाँ पे इसको सेव कर रहा है, तो लोकेशन आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आप सॉल्यूशन नेम यही रहता है, सेम टू सेम। उसके बाद आप जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या कर सकते हो, वर्जन, डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 4.7.2 इसी को रखना है। चेंज करोगे तो कर सकते हैं, परंतु रिकमेंडेड है वही रखना है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करोगे तो आपका जो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है वो बनकर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया। देखिए यहाँ पे सिंपल हम जो है कोई भी टूल बॉक्स से बटन लेकर क्या कर सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड विंडो है। कोड विंडो भी एक प्रकार से आईडी का हिस्सा होती है। टूल बॉक्स जिसमें सारे कंट्रोल्स होते हैं, फॉर्म जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सारे कंटेंट होते हैं जो हमको फॉर्म में या फिर प्रोजेक्ट में उपयोग किए जाते हैं। और प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में इसकी जितनी भी फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम चेंज कर सकते हैं, वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आउटपुट विंडो में असेंबलीज मिल जाती है। एक और होती है, जब कोई एरर आती है तो हमको एरर लिस्ट विंडो मिल जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कहाँ पे, ये आईडी के अंतर्गत। तो आईडी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखिए यहाँ पे हम सिंपल टूल बॉक्स में से कोई भी चीज़ें ड्रॉ करके, जैसे मान लीजिए हम जो है लेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ये लेबल ड्रॉ करे, ठीक है, ये लेबल हमने ड्रॉ करे 2 ठो, ठीक है। इसके अलावा हम जो है क्या कर लेते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये देखिए 2 टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और सीधे लाकर क्लिक भी कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो वो जो है क्या होगा, एक साथ आपको जो है बड़ा मतलब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ मिल जा रही है और यहाँ पे आपको जो है 14 जो भी करना है ऐसे नंबर बढ़ा लिए। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं क्या, छोटा। और इनके नाम चेंज करना तो लेबल में गया और लेबल में जाकर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर दिए, यहाँ पे कर दी हमने, यहाँ कर दी हमने वैल्यू 1, ठीक है। और नीचे वाले का नाम कर देते हैं हम वैल्यू 2, ठीक है। इसका बाद जो है इसकी वैल्यू को 2 कर देते और यहाँ इसका नाम कर देते ओके। अब इसमें हम कोडिंग करना चाह रहे हैं तो इनका नाम देखिए आप, इनका नाम जो है क्या है, इनका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। टूल बॉक्स से लाकर ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी से चेंज कर ली। अब हम कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग विंडो में देखिए बटन का क्लिक इवेंट आया है, तो एक प्रकार से सब रूटीन है। सब रूटीन भी हो सकता है, बटन का हैंडलर हो सकता है, देखिए इवेंट हैंडलर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है सीधे लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, तो वेरिएबल लेंगे डिम वैल्यू 1 और एक साथ लेना है तो कॉमा लगा के आप ले लो वैल्यू 2 एज किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। उसके बाद जो वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 को हमने क्या दे दिए, टेक्स्ट बॉक्स जो 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कहाँ पे, वैल्यू 1 में। और वैल्यू 2 बराबर जो हो जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इस प्रकार से 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए अभी आपको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो वैल्यू के लिए ले लिया आपने, पर एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। तो आप यहीं पे कॉमा लगा के ले सकते हैं। ये देखिए कॉमा लगा के आप क्या ले सकते हैं, टोटल, ठीक है। और टोटल लेने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर आप जो है टोटल के अंतर्गत जो टोटल है, टोटल के अंतर्गत क्या रख दो, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, दोनों चीज़ें टोटल हो कहाँ आ गई, यहाँ पे। उसके बाद एक मैसेज ले लो, ठीक है, एक मैसेज बॉक्स ले लो, मैसेज बॉक्स की शो मेथड आ गई। उसके बाद इसमें लिख दिए अपन ने क्या, टोटल इज़, और टोटल इज़ के सामने हम लिख देते हैं कॉमा लगा के, या फिर चलिए कॉमा लगा देते और कॉमा लगा के हम ले लेते हैं क्या, टोटल। चलिए इसको हम जो है सिंपल रन करते हैं। अब देखिए ये जो एरर है वो क्यों दे रहा है, यहाँ हम जो है एक एंड का साइन लगाना है, ठीक है, एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाओगे तो देखो एरर हट गई, क्योंकि कॉमा लगा के कुछ लैंग्वेज में काम करता है, कुछ में नहीं करता है। तो हम सीधे इसको रन करते हैं। जैसे हमने इसको रन करे और रन करने के बाद यहाँ पे हम कुछ वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 28 दे दी, और जैसे हम लोग के करे ये 54 आ गया है। अब मैसेज बॉक्स तो आ गया, मैसेज बॉक्स के साथ हम और क्या ले सकते हैं, मैसेज बॉक्स के साथ हम एंड लगा के और ले सकते हैं कि जो हेडिंग है वो क्या लेना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टोटल आया है, ठीक है, कॉमा लगा के हमने ले लिए। मैसेज बॉक्स की बटन ले सकते हैं अपन, ठीक है, मैसेज बॉक्स की बटन ले सकते हैं, ओके कैंसिल जो भी है, चलिए ओके ले लेते हैं। फिर कॉमा लगाए, कॉमा लगा के हम जो है मैसेज बॉक्स का क्या ले सकते हैं, मैसेज बॉक्स की आइकॉन ले सकते हैं,
ठीक है, मैसेज बॉक्स के आइकॉन, ये देखिए मैसेज बॉक्स डॉट आइकॉन, मैसेज बॉक्स आइकॉन, इस प्रकार से हमने ले लिए और यहाँ पे हमने ले ली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है बड़ा जो मैसेज बॉक्स है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम जो है एंड साइन से लगा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एंड साइन नहीं लगेगा, इसको हम जो है हटा देते हैं और यहाँ से लगा के हम जो है एंड लगाए और ये कॉमा लगाए। चलिए अब ये देखिए हमारे सामने जो है ये सारी चीज़ें शो कर देगा। अब टोटल ना लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे डबल कोट में हमने ले लिए और यहाँ कॉमा लगा के हम क्या ले लेते हैं, कॉमा लगा के हम ले लेते हैं एक मैसेज है ये। ठीक है, चलिए अभी इसको रन कराएं। तो रन कराएंगे तो सिंपल हमारा जो है एक प्रकार से यहाँ पे अभी हमने वैल्यू एंटर नहीं करे, जैसे हम इसमें वैल्यू एंटर कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है 25 26, अभी टोटल नहीं आएगा क्योंकि टोटल हमने दिए नहीं है। तो टोटल यहाँ हेडिंग आ गई, इन्फॉर्मेशन भी आ गया, बटन भी आ गई, ओके। तो इस प्रकार से हमारा मैसेज बॉक्स हमने शो कराया है। तो मैसेज बॉक्स शो कराए उसके बाद हम जो है क्या करा सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा टोटल है वो भी करा सकते हैं भाई। एंड लगाए, यहाँ एंड लगाए और एंड लगा के हमने क्या दे दिया, टोटल, टोटल लगा के हमने यहाँ पे कॉमा दे दिए। ठीक है, और कॉमा देकर हम जो है इसको रन कर लेते हैं। जैसे हमने रन करे तो हम टोटल भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए टोटल भी आ गया, टोटल इस 57 भी आ गया, टोटल हेडिंग भी आ गई, यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन का निशान भी आ गया और बटन भी आ गई। तो इस प्रकार से हम मैसेज बॉक्स में काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने देखें टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, इनको ड्रॉ करके हम क्या बना सकते हैं, एक सिंपल सा एक फॉर्म बना सकते हैं, वेब पेज या जो भी हमारा विंडोज़ फॉर्म है। और उसके बाद जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में कॉमन कंट्रोल्स, कंटेनर, मीनूज कंट्रोल, ये बहुत सारी चीज़ रहती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप चलोगे तो आपको जो है यहाँ बहुत सारे कंट्रोल मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ऑल विंडोज़ कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, जो कंटेनर है जिसमें ग्रुप बॉक्स, पैनल मिल जाते हैं, फिर मीनूज़ है, देखिए मीनू टूल बार मिल जाते हैं, कंपोनेंट्स के अंतर्गत टाइमर वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे प्रिंटिंग के डायलॉग बॉक्स मिल जाते हैं, डायलॉग बॉक्स में कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें। डेटा के अंतर्गत ग्रिड व्यू, डेटा सेट, ये मिल जाते हैं। WPF इंटरऑपरेटिबिलिटी भी मिल जाता है। उसके बाद आपको जनरल में चीज़ें मिल जाती है, रिपोर्ट वाली चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, रिपोर्ट वाली चीज़ें, तो ये रिपोर्ट भी क्रिस्टल रिपोर्ट वगैरह है, प्रिंटिंग कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके टूल बॉक्स की कुछ कैटेगरी होती है। कस्टम कंट्रोल अगर ऐड करना है तो भी आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंतर्गत से हम जो है सारी प्रॉपर्टीज़ या गुण को, एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमने सेट करे थे, नेम हम बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, डिसेबल, इनेबल, बैक कलर, फॉर कलर, डॉक करना, एंकर करना, ये सारी चीज़ें, हिडन करना, विजिबल करना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं। तो जो भी कंट्रोल्स का अपीयरेंस हम सेट कर सकते हैं, उसका बिहेवियर सेट कर सकते हैं, इवेंट अटैच करना हो या फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट करना हो, सारे काम हम प्रॉपर्टी विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन रूप से एक आप जो है फॉर्म बनाकर इसका प्रैक्टिकल बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मैसेज बॉक्स को समझाइए और इनपुट बॉक्स फंक्शन क्या है। तो मैंने अभी बताया मैसेज बॉक्स, देखिए ये देखिए मैसेज बॉक्स आपको बताया मैंने। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक बटन और लेते हैं, चलिए इसी में हम एक बटन और ले लेते हैं या दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। यहीं पे चलते हैं ऐड विंडोज़ फॉर्म, और ऐड विंडोज़ फॉर्म में हम जो है फॉर्म 2 ले लेते हैं। फॉर्म 2 आ गया। अब इस फॉर्म की जो आपको क्या बदलना है, एक प्रकार से हम इसमें इसकी ही पूरी क्या बदल देते हैं, जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है वो बदल देते हैं, 14 कर देते हैं, ताकि ये देखिए बड़ा हो गया और इसमें जो भी हम ऐड करेंगे वो सब बड़े बड़े दिखेंगे। तो यहाँ देखिए हम एक बटन पर क्लिक करते हैं और बटन पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो है यहाँ एंटर लिख देते हैं और इस पर क्लिक करें तो एक इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए और उस इनपुट बॉक्स में जो भी एंटर करे वो कहाँ जाना चाहिए, आपके एक लेबल में जाना चाहिए। एक लेबल ले लेते हैं और इस लेबल को हम अभी खाली कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खाली। और यहाँ चलते हैं, एंटर करते हैं और हम ले लेते हैं डिम नेम एज स्ट्रिंग, और नेम में हमने क्या दे दिए, इनपुट बॉक्स दे दिए। ठीक है, इनपुट बॉक्स दे दिए और यहाँ पे हमने लिख दिए प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा के हमने क्या दे दिए, यहाँ पे हमने जो है नेम बॉक्स लिख दिए। ठीक, इतना लिख दिए। अब जो भी चीज़ें हम इनपुट करेंगे वो कहाँ चले जाएगी, नेम में। पर नेम को प्रिंट भी तो करना है, तो नेम को प्रिंट करने के लिए हमने लिए लेबल 1 और डॉट टेक्स्ट लगा दी इसकी प्रॉपर्टी और इक्वल करके हमने क्या ले लिए, नेम।
ठीक है, और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। पर रन करोगे तो पहला फॉर्म रन होगा, जबकि हमको करना क्या है, दूसरा फॉर्म। तो हमको जाना माय प्रोजेक्ट में, और जो आपके सामने स्टार्टअप फॉर्म नज़र आ रहा है 2, और उसके बाद आपको कर देना रन। रन करोगे तो देखिए एंटर, और एंटर करने के बाद हमने नाम दे दिए भाई, यहाँ पे दे दिए हमने SSW एजुकेशन, और ओके जैसे करेंगे देखिए यहाँ पे लेबल में ये प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से हम इनपुट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, और मैसेज बॉक्स का भी। मैसेज बॉक्स का उपयोग हमने पहले भी करके देख लिए हैं। तो मैसेज बॉक्स क्या होता है, तो मैसेज बॉक्स एक फंक्शन है, और इनपुट बॉक्स भी एक फंक्शन है। मैसेज बॉक्स आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वार्निंग वगैरह देना हो, इन्फॉर्मेशन दिखाना हो, या नो कन्फर्मेशन देना हो, तो आप मैसेज बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैसेज बॉक्स इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज टू द यूज़र और टू आस्क फॉर कन्फर्मेशन यूजिंग डायलॉग बॉक्सेस। तो इस प्रकार से मैसेज बॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें हमको देखिए मैसेज बॉक्स में प्रॉम्प्ट, बटन, टाइटल, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। मैसेज बॉक्स का टेक्स्ट होता है, बटन, टाइप ऑफ बटन जो आइकॉन हमने लिए हैं, ठीक है। टाइटल आप देख सकते हैं। कॉमन जो यूजेस ऑफ मैसेज बॉक्स का है, सिंपल मैसेज शो करना, जैसे वेलकम। टाइटल देना हो तो यहाँ पे आप जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल डिस्प्ले होगा और ये टाइटल आएगा। यस नो कन्फर्मेशन देना है तो इसके लिए आपको बटन लेना होता है, और बटन लेने के बाद देखिए मैसेज बॉक्स रिस्पॉन्स के अंतर्गत हमने क्या ले लिया, मैसेज बॉक्स में डू यू वांट टू एग्जिट, तो मैसेज बॉक्स डॉट स्टाइल यस नो, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका इफ़ के अंतर्गत मैसेज बॉक्स का रिस्पॉन्स यस है, तो क्या हो जाए, यस एंड हो जाए, और नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए। वार्निंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वार्निंग देना हो, एरर। इनपुट बॉक्स जो होता है आपका एक प्रकार का फंक्शन है जो रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेने का काम कर लेता है। यानी कि इनपुट बॉक्स इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इज इन अ डायलॉग बॉक्स विद अ टेक्स्ट फील्ड। यानी टेक्स्ट फील्ड में क्या करता है, डाटा को इनपुट लेने का काम कर लेता है। तो इनपुट बॉक्स में देखिए प्रॉम्प्ट होता है, प्लीज़ एंटर योर नेम, टाइटल आप देख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट में कुछ भी आपको देना है वो दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब एंटर योर नेम हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यूज़र से नाम इनपुट लेना है तो हम ले सकते हैं, नंबर लेकर स्क्वायर निकालना है तो वो हम ले सकते हैं। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि भाई सिर्फ मैसेज दिखाता है मैसेज बॉक्स, और ये यूज़र से इनपुट लेता है इनपुट बॉक्स। बटन हो सकती है यस नो कैंसिल जो भी है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है। आउटपुट एज अ रिज़ल्ट ये मैसेज बॉक्स, और आउटपुट एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। मैसेज बॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली डिस्प्ले कन्फर्मेशन और मोस्टली डेटा इनपुट लेता है। तो ये दोनों में आपने अंतर देखें। आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने जो है जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।